हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो हमने एक नई सीरीज चलाई थी, इसमें हम आपको सीटेट दिसंबर 2024, DSSB, BPSC TRE 4.0, KVS, NVS तथा अन्य कहीं भी जहाँ पे SST और NCERT का सेक्शन पूछा जाता है, उसका हम आप लोगों को क्या कराते थे, पूरी NCERT बुक पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम NCERT का निचोड़ कराते हैं। हम NCERT में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम करवाते हैं। और उसी के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आज क्या हुआ है कि थोड़ा सा थंबनेल डालना यहाँ हम लोग भूल गए हैं, थंबनेल डालना भूल गए हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 शायद दिल्ली के सुल्तान नामक ऐसे कुछ नाम है, उसी को पढ़ेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट दिया गया है 12वीं सदी के मध्य में, ध्यान रखिएगा 12वीं सदी के मध्य में, इसको नोट कर लीजिए, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने हराया था। जो तोमरों को किसने हराया, अजमेर के चौहानों ने हराया। तोमरों चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसके समय काल में हुआ, तोमरों और चौहानों में, जिन्हें चाहमान भी कहा जाता है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। इसका नाम दिल्ली क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। यहाँ देहलीवाल जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब देखते हैं दिल्ली के जो कुछ शासक हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली के शासकों में कौन आते हैं, तोमर आते हैं। ठीक है, तोमर आते हैं, जिनमें से प्रमुख है अनंगपाल। फिर कौन आएंगे, चौहान आए, जिसमें प्रमुख है ये पृथ्वीराज चौहान, जिनको किसने हराया था, मोहम्मद गोरी ने हराया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था ना। प्रथम युद्ध में ये जीते थे, लेकिन गोरी को छोड़ दिए। द्वितीय युद्ध में हार गए, गोरी जीत गया, इनको मार दिया गया। ठीक है, 1192 ईस्वी में। उसके बाद तुर्की शासक आ गए, जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक शासन किया, शासनकाल पूछ सकता है। फिर 4 साल शासन किया, न्यू इसने रख दी थी। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। फिर इल्तुतमिश की बेटी आई रजिया, जो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका थी और एकमात्र मुस्लिम शासिका भी थी। पहली मुस्लिम शासिका और एकमात्र मुस्लिम शासिका। बलबन के बारे में क्या पढ़ाया गया है, बलबन जो था लौह एवं रक्त नीति ये शुरू किया था। लौह एवं रक्त नीति यही शुरू किया था। पारसी त्यौहार बहुत ही इसको पारसी चीज़ें पसंद थी। नवरोज़ और सिजदा पैबोज, ये सारी चीज़ें पारसी त्यौहार, पारसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसने ही शुरू की थी। ठीक है, संस्कृत भाषा में संस्कृत प्रशस्ति में इसी का नाम है। प्रश्न बनता है कि किस मुस्लिम शासक का नाम संस्कृत के अभिलेख में मिलता है, तो वो गयासुद्दीन बलबन ही हो जाएगा। उसके बाद कौन आएंगे, खलजी वंश आ जाएंगे। संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी नीतियाँ लाई, जिसमें से बाजार नीति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाजार नियंत्रण नीति। ठीक है, और स्थायी सेना की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। GST गयासुद्दीन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक भी कहा जाता है, रक्त पिपासु भी कहा जाता है, और इब्न बतूता इसी के काल में आया था। राजधानी दक्षिण में इसी ने शिफ्ट की थी। 4 इसने बहुत महान भूल की थी। टोकन सिक्के इसने ही शुरू किए थे, जो बाद में विफल हो गए थे। ठीक है, अकाल पड़ गया था इसके समय में। उसके बाद FST आता है फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में खिज़र खां आता है। सैयद वंश में कौन आएगा, खिज़र खां आ जाएगा। ठीक है, और लोधी वंश में बहलोल लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी भी, सिकंदर लोधी आएंगे उसके बाद, फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी आते हैं। और इब्राहिम लोधी को फिर आगे आप पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। जानते हैं बाबर ने उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा ही दिया था। ये फिगर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक कौन है, फिरोज शाह तुगलक कौन है बताइए। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के शासक हैं तुगलक वंश के ना। संस्थापक GST यानी गयासुद्दीन तुगलक हैं। देख लेते हैं। तारीख क्या है, एक वचन शब्द है, ध्यान रखिएगा, तारीख एक वचन शब्द है। और तवारीख क्या है, बहुवचन शब्द है। तवारीख बहुवचन शब्द है। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। ठीक है, तारीख और तवारीख क्या है, सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं वही हैं तारीख और तवारीख। तवारीख के लेखक कौन होते थे, तवारीख के लेखक
सचिव होते थे, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, तो तवारीख क्या हो गई, तारीख का बहुवचन है और सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखे जाते थे। और ये जो तवारीख के लेखक होते थे, सचिव भी होते थे, प्रशासक भी हो सकते थे, कवि और दरबारी भी हो सकते थे, दरबारी भी हो सकते थे। ठीक है, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। ये लोग क्या करते थे, घटनाओं का वर्णन भी करते थे और प्रशासन की सलाह भी देते थे। जैसे कि मिन्हास उस सिराज हो गया, मिन्हास उस सिराज बहुत फेमस हो जाएगा, तवारीख का ही लेखक था मिन्हास उस सिराज, ध्यान रखिएगा, तवारीख का ही लेखक था। ये न्याय संगत शासन पर बल देते थे, ये न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेकिन ये जो उस समय के सुल्तान होते थे उनके पक्ष में भी बात करते थे। क्यों बात करते थे उनके पक्ष में, बताइए। उनके पक्ष में बात इसलिए करते थे क्योंकि ये अगर ये अच्छा लिखेंगे तो इनको ज़्यादा अच्छे चीज़ें, हीरे जवाहरात आदि उपहार मिलते थे, इसलिए ये शासकों के बारे में अच्छा चीज़ें भी लिखते थे। प्रश्न बना था, तवारीख के लेखक के बारे में कथन दिया गया था कि ये गाँव में रहते हैं, नहीं, ये नगरों में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे, नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गाँव में शायद ही कभी रहते हों। ये अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आसा में लिखते थे। ध्यान रखिएगा, ये जो इतिहास लिखते थे सुल्तानों के लिए लिखते थे और उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम यानी कि धन दौलत पाने की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी कि ये क्या मानते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार की बात करते थे, मतलब कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनना चाहिए, इस बात के लिए ये हमेशा राजा को प्रेरित करते थे। दूसरा, जो लिंग भेद पर आधारित समाज है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, यानी महिलाओं को कम अधिकार, महिलाओं का जो काम है खाना बनाने का, खाना ही बनाने दीजिए। इसलिए मिन्हास उस सिराज जो एक तवारीख का लेखक था, उसने रजिया जो सुल्तान बनी थी, सुल्ताना बनी थी, उसका विरोध भी किया है। तो तवारीख के लेखकों के बारे में क्या बात प्रमुख है, नगरों में रहते थे, इनाम इकराम पाने की आशा में ये लिखते थे और जन्मसिद्ध अधिकार और आदर्श समाज व्यवस्था लिंग भेद पर आधारित बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों में सारे लोग सहमत नहीं होते थे। कथन बना था तवारीख के बारे में, 3 कथन दिए गए थे। पहला कथन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहला कथन था तवारीख के लेखक फारसी भाषा में लिखते थे। यूज भाषा कौन सी थी, फारसी थी। ठीक है, फारसी। दूसरा कथन था ये गाँव में रहते थे, दूसरा क्या है, ये गाँव में रहते थे। तीसरा कथन क्या था, तीसरा कथन ये था कि इनके विचारों से सभी लोग सहमत होते थे, इनके विचारों से सभी लोग सहमत होते थे। अब पूछा गया था इनमें से कौन से कथन सही है, तो पहला सही है, ये फारसी भाषा में लिखते थे। तीसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक सही था, केवल एक सही था, दूसरा गलत था क्योंकि ये शहरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। ध्यान रखिएगा, ये PYQ है और ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। हम आपको पढ़ाते कैसे हैं, ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ाते हैं, लेकिन प्रश्न सीटेड कठिन करने के लिए क्या पूछता है कि एक ही चीज़ के बारे में, तवारीख के बारे में 3 कथन दे देगा, 3 कथन में से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इसको आप सोचेंगे कि ये तो बहुत टफ हो जाएगा, फिर ध्यान रखिएगा इसका PYQ भी हम लोग कराएंगे, चिंता मत करिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके PYQ कराए जाएंगे। तो आप पूरी जब थ्योरी पढ़ लेंगे, पूरे PYQ पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं फंसेगा, ध्यान रखिए आप। आगे देखते हैं, सन 1236 में 1240 तक ये बनी थी। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। उस युग के इतिहासकार, ध्यान रखिएगा, उस युग के इतिहासकार मिन्हास ए सिराज ने स्वीकार किया था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि वह अपने भाइयों से योग्य और सक्षम थी, सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में नहीं मान पा रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस समय की व्यवस्था बता रही है और तवारीख के लेखकों की सोच बता रही है कि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी। वह अपने आप को क्या करती थी, पुरुष के रूप में दिखाने का प्रयास करती थी। ठीक है, और उस युग के इतिहासकार, बहुत प्रमुख इतिहासकार मिन्हास उस सिराज थे, उन्होंने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सभी भाइयों से अधिक योग्य थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। तो दरबारी जन भी थे, वह भी जो स्वतंत्र रूप से वह शासन कर रही थी उससे प्रसन्न नहीं थे। वो क्या चाहते थे, जो 40 सरदारों का समूह है जिसको तुर्के चहलगामी कहा जाता था उस समय, जिसका गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। शासन उसके इन लोगों के हाथों में, जो 40 अमीरों की जो ये संगठन थी, इनके हाथों में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बना, प्रश्न कहाँ से बना है इसको नोट कर लीजिए।
प्रश्न आपका बना है यहाँ से, ये वाला जो प्रश्न है कि मिन्हाज सुराज ने ये कहा, प्रश्न बनता है कि यह कथन किसका है और किसके बारे में? खुदा का रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों में नहीं आता है, तो खुदा के जो रचना का खाता है, मतलब कि खुदा जो रचना करता है उसका जो खाता ब्यौरा है, उसके ब्यौरे में चूंकि मर्दों की सूची में उसका ब्यौरा नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियाँ, यहाँ खूबियाँ कर लीजिएगा, इतनी शानदार खूबियाँ होने के बावजूद उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ? तो यह किसके बारे में बात हो रही है? यह रजिया सुल्तान के बारे में बात हो रही है कि उसके पास बहुत शानदार खूबियाँ हैं, वो बात सही है, लेकिन चूँकि खुदा ने उसको महिला बनाया है, मर्दों की सूची में वो नहीं आती है, इसलिए आखिरकार उसको हासिल क्या होगा? तो यह उस समय की सोच बता रही है। यह किसने कहा? मिन्हाज ए सिराज ने कहा है। और इनका मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए और रानी को शासन व्यवस्था नहीं संभालनी चाहिए, और यह शासन के और समाज के विरुद्ध हो जाएगा। तो ये मिन्हाज सिराज ने रजिया के लिए कहा है। अब देखते हैं, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। क्या कहा था? कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। अब देखते हैं इसके विपरीत काकतीय वंश में भी एक रुद्रमा देवी थी, उनके बारे में देखते हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। और एक रानी दिद्दा भी आएंगी, कश्मीर की शासिका, 2 शासिका हैं, लेकिन प्रश्न बनेगा कि पहली यहाँ दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका तो रजिया हो जाएंगी। ठीक है, दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका कौन सी हो जाएंगी? रजिया हो जाएंगी, इसको नोट कर लीजिएगा, रजिया हो जाएंगी। अब देखते हैं इसमें आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। ध्यान रखिएगा, आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जिनका शासनकाल 1262 से 1289 तक चला, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो इनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वह रजिया के व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने आप को पुरुष के रूप में दिखवाती थी, जैसे कि उनका नाम रुद्र था, और वे अपने आप को पुरुष होने का भ्रम पैदा करवाई थी। मतलब कि सबको शक तो था कि ये महिला, लेकिन किसी को यकीन नहीं था, वो अपने आप को रुद्र कहलवाती थी। एक और कश्मीर की शासिका थी, एक और महिला शासिका थी, रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 तक शासन किया। उनका नाम कि दिद्दा किससे पढ़ा है? दीदी से पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है बड़ी बहन, बड़ी बहन से निकला है। यह हमें यह संकेत देता है कि उनके लिए जो उनकी प्रजा थी वह बहुत प्रिय थी, और स्नेह भरा संबोधन के रूप में इसे हम देख सकते हैं। तो रजिया के लिए वहाँ के समाज का व्यवहार कैसे था वो देख लिया आपने। ठीक है, काकतीय वंश जो था, काकतीय वंश की जो रुद्रमा देवी थी, रुद्रमा देवी के बारे में भी आपने देख लिया कि उनका व्यवहार कैसा था। वे अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाती थी, और उनका व्यवहार बहुत हार्ड था। वे अपने आप को पुरुष के रूप में दिखाती थी, भ्रम पैदा की थी। उसी के विपरीत जो कश्मीर की रानी दिद्दा थी, उनका भी व्यवहार देख लीजिए। उनकी दिद्दा नाम उनका दीदी नाम से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है बड़ी बहन, और यह एक स्नेह भरा संबोधन हो सकता है प्रजाजन ने जो उनको दिया था। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं भीतरी शहर क्या है। भीतरी शहर और गैरिसन शहर अब देखते हैं। ठीक है, भीतरी शहर किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं। तो शहर या बंदरगाह मतलब कोई शहर है या कोई बंदरगाह या पोर्ट है, उसके आसपास का इलाका जो होता है वही भीतरी प्रदेश हो जाता है, प्रवेश या प्रदेश हो जाता है, जो इस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करेगा, उस शहर के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करेगा। गैरिसन शहर क्या हो जाएगा कि किलेबंदी इसमें होती है और यहाँ सैनिक रहते हैं। गैरिसन शहर क्या हो जाएगा कि किलेबंदी हो रही थी, मतलब कि भीतरी प्रवेश क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपका पोर्ट है, तो यहाँ का जो इलाका हो जाएगा ये भीतरी प्रदेश हो जाएगा। गैरिसन शहर क्या होगा, मान लीजिए ये आपका किलेबंदी कर दिया गया है, यहाँ पे आपके सैनिक रहते हैं, तो ये आपका गैरिसन शहर होता है। जहाँ सैनिक रहते हैं किलेबंदी की गई होती है, मतलब कि बॉर्डर बनाया गया होता है, वो गैरिसन शहर है। और भीतरी प्रदेश क्या है, जो किसी शहर की आपूर्तियों की, सेवाओं की आपूर्तियाँ, वस्तुओं की आपूर्तियों की पूर्ति करते हैं, वो आपकी ये हो जाएंगे क्या, भीतरी प्रदेश। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया था। प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सबसे प्रथम दिल्ली का कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अभियान शुरू किया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये भी बनता है कि उसने दक्षिण के अभियान में किसको अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो मलिक काफूर। किसको? मलिक की काफूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है, मलिक काफूर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दक्षिण में अपने बहुत अभियान किए थे, और उसने तो ये भी कोशिश किया था कि अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट की जाए, दौलताबाद शिफ्ट करने की उसने कर भी लिया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, इमाम क्या होता है। प्रश्न बनता है इमाम क्या होता है। नमाज पढ़ने वालों में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वही इमाम होता है, और सबसे प्रमुख व्यक्ति, सबसे
उसमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति नमाज पढ़ने वालों से जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, वह इमाम या नेता होता है, जिसको सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। खुतबा क्या होता है? शुक्रवार की नमाज के दौरान खुतबा क्या होता है? शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम द्वारा जो संदेश दिया जाता है, धर्म उपदेश दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, खुतबा क्या होता है कि शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम द्वारा जो धर्म उपदेश दिया जाता है वो खुतबा होता है। किबला क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला किसे कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर होता है। भारत में मक्का किस दिशा में पड़ता है? पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। इसलिए सूरत को क्या कहा जाता था? मक्का की ओर जाने का रास्ता कहा जाता था। सूरत बंदरगाह को मक्का की ओर जाने का रास्ता कहा जाता था, क्योंकि ये भी पश्चिम में ही पड़ता है। तो आपने कितनी चीज़ें पढ़ ली? आपने पढ़ लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान शुरू किया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक चरम सीमा पहुंच गया था। उसके बाद पढ़ा आप इमाम कौन होता है? नमाज पढ़ने वालों से जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसे सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। उसके बाद आपने खुतबा पढ़ा। शुक्रवार की जो नमाज पढ़ी जाती है, जिसको जुमा की नमाज कहा जाता है, उसके दौरान जो इमाम होता है, जो धर्म उपदेश देता है, धर्म के बारे में कुछ उपदेश देगा, वही खुतबा होता है। किबला क्या होता है? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। भारत में किबला पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है, मक्का। बेगमपुरी मस्जिद के बारे में देख लेते हैं। बेगमपुरी मस्जिद कब बनाई गई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, एमबीटी के समय में बनाई गई। और दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपनाह की मुख्य मस्जिद के तौर पे उसको देखा जाता था। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनता है कि एमबीटी ने क्या बनवाई थी? बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी और उसने नई राजधानी बनाई थी जहाँपनाह। जहाँपनाह जिसका अर्थ होता है विश्व की शरणास्थली, जहाँ का पनाह, जहाँ की पनाह, जहाँ मतलब कि विश्व और पनाह मतलब शरण लेना। और यह मुख्य मस्जिद यहाँ की थी। ठीक है, मोट की मस्जिद किसने बनवाई है? मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी वंश का शासक था और उसके मंत्री ने बनवाई थी। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं? बंदका कहते हैं। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदका कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता है। ये चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी इन पर निर्भर हो सकता था। प्रश्न यहाँ से बना था। प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से बना था। ये अगर हम इसको पूरा नोट करें, ये प्रश्न है, इसको ऐसे नोट करिए कि प्रश्न बनता है कि क्या जो सुल्तान होते थे वो अपने गुलामों पर पूरी तरह निर्भर होते थे। तो हाँ, वो बात सत्य है और उसका रीज़न बताना था। क्योंकि जो ये गुलाम है ये पूरी तरह अपने मालिक पर ही निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके इन पर निर्भर हो सकता था। नहीं तो इसका और एक कारण क्या था कि अब इसका मतलब कि अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ तो ये है, मान लीजिए आपके पिताजी की कोई कंपनी है, ठीक है, तो उनके कुछ प्रमुख कुछ खास लोग होंगे जिनको वो नौकरी दिए होंगे, अच्छे पद पे दिए होंगे। उसके बाद आपको नौकरी मिली है, आपको वो पद मिल गया, आप क्या बन गए? आप बन गए वहाँ की एमडी बन गए। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप वहाँ के मैनेजर बन गए, कुछ भी बन गए, कुछ पद पे बन गए। तो क्या करेंगे? आप अपने हिसाब से ना नियुक्ति करेंगे। इसलिए चूँकि जो गुलाम होते थे मालिक पर पूरी तरीके से निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। पहले वालों सुल्तानों की तरह ही खलजी तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहते थे। इक्ता किसे कहते हैं? ज़मीन के टुकड़ों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। ज़मीन के टुकड़े को, ध्यान रखिएगा, जो ज़मीन का टुकड़ा होता था उसको इक्ता कहा जाता था, जो सैनिकों को दिया जाता था। और इसको संभालने के लिए जो लोगों को दिया जाता था उन्हें इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। इक्तदार या मुक्ति। इक्ता क्या होता है? जो ज़मीन का टुकड़ा होता था वही इक्ता होता था। ज़मीन का जो टुकड़ा होता था वह इक्ता होता था, जो सैनिकों को दिया जाता था। नगद वेतन नहीं दिया जाता था। नगद वेतन देने का काम किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम है सिकंदर सानी। और जिनको ज़मीन मिलती थी उनको या तो इक्तदार कहा जाता था या तो मुक्ति कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 तरह के कर बहुत ज़्यादा प्रमुख थे। कृषि पर खराज कर लगाया जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% यानी कि 1/2 था। क्या था? 1/2 था। मवेशियों पर कर लगता था और घरों पर कर लगता था। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूरा तरीके से बनने का पूरा चांस है, इसको नोट कर लीजिएगा। खास करके खराज कर किस पे लगता है? कृषि पर लगता है और 50% होता है। मवेशियों पर कर लगता था, घरों पर कर लगता था अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। अब ध्यान रखिएगा, फारसी जो तवारीख थे, तवारीख जानते हैं, फारसी तवारीखों ने जो निचले खानदान के लोग थे उनको ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भर्त्सना भी की है। तो सुल्तान मोहम्मद बिन जो तुगलक था
वो क्या सोचता था, वो मतलब कि लोग का पद क्या है वो नहीं देखता था, मतलब कि लोग निचले खानदान का है, गुलाम है, ये कैसा है, वो उसके काम को देखता था। थोड़ा सा उसकी सोच दूरदर्शी थी, आज के समय की थी। लेकिन फारसी जो तवारीख के लेखक थे वे इस बात का विरोध करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीर खुमार नामक एक कलाल को, कलाल क्या होता है, पहली बात तो शराब बनाने और बेचने वाला, कलाल कौन होता है, शराब बनाने और बेचने वाला, हज्जाम नामक नाई को, हज्जाम नामक नाई को, मनका तब्बाक नामक बावर्ची को और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को प्रशासनिक पद पर दिए थे। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यम्बीटी जिसको कहते हैं, यम्बीटी ने छोटे लोगों को, जिसमें से कुछ नाम दिए गए हैं, अजीत खुमार, अजीज खुमार, अजीज खुमार कौन हो जाएगा, कलाल था। कलाल क्या होता है, शराब बनाने और बेचने वाला, शराब बनाने और बेचने वाला। हज्जाम, फिरोज हज्जाम जो एक नाई था। मनका तब्बाक एक बावर्ची था। लड्ढा तथा पीरा कौन था, मालियों को, माली था, और इन लोगों को प्रशासनिक पद दिया गया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी ने सुल्तान के राजनीतिक विभेद के नाश की बात की थी। इस कारणवश किसके लिए किया गया था कि 14वीं शताब्दी में जो जियाउद्दीन बर्नी था, इतिहासकार था, उसने इन सब नियुक्तियों के लिए सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की क्षमता के उदाहरण के रूप में बताया था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये दिखाने का प्रयास किया कि चूँकि जो यम्बीटी है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वह इन सभी लोगों को प्रशासनिक पद पर रखा है, तो यह क्या दिखाता है कि उसका राजनीतिक विवेक नाश हो गया है और शासन करने में वो अक्षम है। ये बात उसमें कही आई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। फिगर में ऐसे ही दिया गया था, देखते हैं बुक में। इनके समय में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 में 1300, 1302 और 1303 में। ठीक है, इनको सब करने के लिए इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि स्थायी सेना, स्थायी सेना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्थायी सेना इसमें नोट कर लीजिएगा, आप इस पर ही ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसने ट्रांसाक्सियाना पर हमला करने की योजना बनाई थी और स्थायी सेना इसने भी तैयार की थी। ठीक है, इसने स्थायी सेना बनाई क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण हुए, इसने मंगोलों पे आक्रमण करना चाहते थे, ये ट्रांसाक्सियाना पर हमला करना चाहते थे, इसलिए स्थायी सेना बसाई। दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसा है। गैरिसन शहर आपको पढ़ाया गया, जो किलेबंदी जो की जाती थी। सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। ठीक है, इसने एक नया गैरिसन शहर बनाया जो दिल्ली के 4 स्थानों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को खाली करवा कर बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली कोहना को खाली करवाने कर बनाया गया था, और जो पुराने शहर के निवासी थे उन्हें दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया था। तो मैं वही बताया था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसने सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। इसने नया शहर बनवाया जो पुरानी शहर दिल्ली कोहना में था। इसने नई राजधानी साउथ में बनाई थी, द साउथ इंडिया बनाई दौलताबाद में। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इसमें विफल हो गई थी, इसकी वाली आलोचना इसके बारे में की गई थी। और इसने किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के रूप में तय किया था। कर के रूप में क्या तय किया था, किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा। इसने भी ठीक ऐसा ही काम किया था, लेकिन इसके समय में अकाल पड़ गया था, इसके समय में अकाल पड़ गया था। सैनिकों को वेतन कौन देता था, अलाउद्दीन खिलजी देता था। मोहम्मद तुगलक ने भी सैनिकों को वेतन देने का प्रयास किया था, इसने भी सैनिकों को वेतन देने का प्रयास किया था, दोनों ने किया था। दोनों फ़र्क क्या है कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई। बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसमें क्या था कि इस यह फिक्स कर देता था कि 2 रुपये टका, 2 रुपये शेर, 2 रुपये शेर ऐसे फिक्स कर देता था। अगर ये उसके बाद सैनिकों की नियुक्ति की थी, अगर पता चलता था कि इस जो मैंने फिक्स किया दाम उससे ज़्यादा कोई दुकानदार ले रहा है तो उस पर भारी दंड दिया जाता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, एक टोकन मुद्रा चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी जो आज के समय की तरह है ना, जो आज के समय में जो ये सब चल रही हैं नई मुद्राएं, ये इनकी तरह था। लेकिन ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के नहीं होते थे, सस्ती धातु के होते थे, जिस कारणवश लोगों को मुद्रा पर भरोसा नहीं था। और वे क्या किए, अपने सोने और चांदी को बचा कर रख लिए, बचा कर कहीं ना कहीं छुपा कर रख लिए, और टोकन मुद्रा से ही सारी चीज़ें करने लगे। और इससे जाली सिक्के बहुत ज़्यादा बन चुके थे, जाली सिक्के ज़्यादा बने, और ये भी इसकी ये जो नीति थी ये भी फेल हो गई। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो फिगर है, इसके जितने नोट्स मैं बता रहा हूँ उसको सारे नोट करिएगा। आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन के कदम सफल रहे थे, इसके कदम असफल रहे थे। जैसे कि दौलताबाद ले जाने समय बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे, कर में वृद्धि किए तो अकाल पड़ गया। ठीक है, कर में वृद्धि किए तो अकाल पड़ गया, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब शेरशाह सूर के बारे में देख लेते हैं। 1540 से 1545 के बीच में
इसने बिहार में अपने चाचा एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया था। बिहार में अपने चाचा के समय में छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में इसने काम किया था और आगे चल के इसने उन्नति इतनी कर ली कि मुग़ल सम्राट हुमायूं को लगातार 2 युद्धों में हराया था। लगातार 2 युद्धों में 1539 और 1540 और 1540 2 युद्धों में लगातार हराया था और भगा दिया था और 15 सालों तक दिल्ली पर इसने शासन किया था। 15 सालों तक 1540 से 1555 के बीच में शासन किया था। यहाँ 55 का लीजिएगा, 1540 से 1555 के बीच शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तथा अन्य सभी क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।